जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन में। और कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे। चलिए, आपको पता ही होगा कि एमटीएस का नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो आपका फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो आपका लास्ट डेट जो है आपका 21 जुलाई तक है। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए सबसे पहले। और आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा, सीबीटी फर्स्ट पेपर जो है आपका, वो आपका सितंबर में होगा। बाकी जो सीबीटी टू जो पेपर टू होगा, उसको शेड्यूल के अनुसार सेट किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लगभग 2 महीना का टाइम है। तो 2 महीना के टाइम में नहीं तो आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं पूरी तरह से, और नहीं आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल आप फंस जाइएगा 2 महीना में कोर्स करने के चक्कर में। तो उसी को यानी कि एमटीएस को टारगेट करते हुए हम लोग आपके बीच, हमारी पूरी टीम जो है, पूरी तरह से आपको एमटीएस को क्रैक करने के लिए जो आपका डेली मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल ही शानदार शानदार लेवल का सवाल देखने को मिलेगा। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। ठीक है, हर तरह का आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देखने को मिलेगा। और आप 2 महीना पूरी तरह से मॉक टेस्ट लगाइए, सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, आपका इसी चैनल पर सीएचएसएल का भी चल रहा है। ठीक है, तो उन लोग के लिए तो बढ़िया है, कुछ दिन आपका उन लोग का बच रहा है सीएचएसएल के स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप लोग का जो नया अभी एमटीएस का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है अब की बार एमटीएस को क्रैक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमने क्या कहा आपको, कि बस आप 2 महीना तक लगातार एमटीएस का सेट लगाइए। बिल्कुल आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल पर। बने रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली गिर जाए। ठीक है, और जहां तक रहा नोट्स करने की बात, तो आपको कुछ भी नोट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम के थ्रू डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात को समझ गए होंगे। और आज हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, आज फर्स्ट रहने वाला है। बहुत ही शानदार और जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम हम लोग जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट से आपको ये फायदा होने वाला है, प्रॉफिट बहुत शानदार होने वाला है। ताकि आपको कम से कम, मॉक टेस्ट क्या है कि आपका हर एक क्वेश्चन उसमें आपको मिक्सचर मिल जाएगा। उससे क्या होगा आपको, कौन सा क्वेश्चन आपको, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीका से। अगर नहीं बने तो उसको आप फाउंडेशन के रूप में कोर्स कर सकते हैं, 1-2 क्लास देख सकते हैं, आपके इसी चैनल पर डाला गया है। तो इससे यही फायदा होगा कि आपको जो कमजोर होगा, जो आपका चैप्टर, उसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए, आज का जो हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, वो स्टार्ट करने से पहले आज बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आज आप लोग का बढ़िया से देखिए, यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ठीक है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। बहुत बढ़िया आपका मोटिवेशन लाइन था। ऐसा आपको शीशा बनना है जो आप पत्थर को मतलब फोड़ सकते हैं, इतना आपको ताकतवर बनना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीका से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा। तो चलिए, आज हम मॉक टेस्ट 01 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ आपको 2-4 लाइन आपको थोड़ा बताए थे कैसे कैसे पेपर का शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो एसएससीएमटीएस का इसमें प्रीवियस ईयर भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर पीछे पूछा गया है, क्योंकि 2 महीना टाइम बहुत ज्यादा होता है, काफी है प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप लोग। आगे अगर बात करें हम, तो देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले सीबीटी 1 यानी कि पेपर 1 जो होगा हमारा, वो 2 विषय का होगा, 2 सब्जेक्ट का होगा। जिसमें आपका सेशन 1 क्या है सर, तो मैथमेटिक्स है। एक आपका जो है मैथमेटिक्स होगा पहला, मैथमेटिकल देख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो होगा आपका रीजनिंग होगा। ठीक है ना, दूसरा क्या होगा सर, रीजनिंग होगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो आपका है 20-20 सवाल रहने वाला है। ठीक है, दोनों का 20-20 सवाल रहने वाला है। और कितना नंबर का रहेगा, तो 60-60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 60-60 मार्क्स का रहने वाला है, जो आपको कितना मिनट का टाइम देगा सर, 45 मिनट का टाइम देगा। अच्छा, जहां तक रहा बात कि सर यहाँ पे क्या क्वालिफाई करना है, सेशन 1 को क्या सिर्फ क्वालिफाई हमें करना है, क्योंकि मेरिट तो सर इस पे बनने वाला है। मेरिट किस पे बनेगा, सेशन 2 पे। यानी कहने का मतलब, जो दूसरा का एग्जाम होगा हमारा सीबीटी 2 का, उस पे आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। जिसमें आपका जनरल एवरेंस रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश रहेगा। जो 25-25 नंबर का रहेगा, वो 75-75 मार्क्स का रहने वाला है। अब टाइम आपको सेम मिलने वाला है, 45 मिनट का ही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा तो यहाँ पे आप इससे मेरिट बना लीजिएगा। पिछला बार भी यही गलतफहमी हुआ था स्टूडेंट के साथ, कि इसको एकदम मतलब हल्का में ले लिए, और इसको सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब रखे। ठीक है, और यहाँ पे
मेरिट बनाने के फेरा में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों नेसेसरी है, तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, सभी विषय पे उतने फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं लेना है कि पास करना है इसे मेरिट बनाना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कितना कितना क्वेश्चन आपको पूछेगा फर्स्ट एग्जाम में। तो पहला एग्जाम आपका सितंबर में है, तो आज से आपके पास 2 महीना टाइम है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अभी चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा आज का मॉक टेस्ट को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आपका है, सर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जहां पे आपका पाई का मान कितना है, 22/7 है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में करना होगा हिंदी में कर सकते हैं, आपको दोनों क्वेश्चन अवेलेबल है। चलिए, अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अब पाई का मान कितना हमारा 22/7 है। चलिए, आर जो हमारा है, रेडियस कितना है सर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है हमसे, तो अर्धगोले का आयतन होता है हमारा हेमिस्फीयर का अर्धगोले का आयतन क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा आपका। अब देखिए 2/3 हो गया आपका, देखिए 2/3 लिख दिए हम, ठीक है। पाई का मान हमारे कितना लेना सर, 22/7 लेना है। चलिए 22/7 लेना है, ले लीजिए, गुने। अब आर क्यू, यानी कि आर कितना है, 21 है, 21 गुने 21 गुने 21, 3 बार लिखेंगे। आर क्यू का बात कर रहा है, 21 गुने 21 गुने 21 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। यानी कि अब देखा जाए यहाँ पे काटेंगे तो 7 21 कट जाएगा आपका, बच गया कितना सर, 22×44 गुने 441। अब 44 में 441 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका बताइए। तो आराम से गुना कर लीजिए, 441 में 44 है। चलिए, अब 44 में कीजिए, 4 से कीजिएगा तो 4 और चच्चू का 16, एक हो जाएगा आपका, चच्चू का 16 1764 यहाँ आएगा, तो 1764 आपका यहाँ भी आने वाला है। यहाँ पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 4 10, 0 बच गया, 7 6 13 14 के 4 हाथ में 1, 17 1 18 1 19, यानी कि 19,404, ठीक है ना। कितना आ गया, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम का बात कर रहा है। अब 19,404, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था यहाँ पे एडवांस लेवल का। चलिए अगला सवाल है आपका, चलिए देखिए यहाँ पे 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपया की हानि होती है, ठीक है। अब यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए, अब जो जो दिया है पहले डाटा को लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब जितना होगा यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जितना होगा शॉर्ट अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20% की छूट का डिस्काउंट परसेंट कितना हमारा है सर, डिस्काउंट परसेंट जो हमारा है वो 20% है, बढ़िया। अब यहाँ पे 140 रुपया का हानि वाला, यानी कि लॉस जो हमारा हो रहा है, कितना का हो रहा है, 140 रुपया का हो रहा है। अब क्रैमुल 380 रुपया, यानी कि सीपी हमारा जो है कितना है, 380 रुपया है, ठीक। इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है सर कि कितना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब अगर देखा जाए हम सवाल को समझिए कि 20% के छूट पर परफ्यूम बेचने पर 140 रुपया की हानि होती है, ठीक है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपया, तो इसका अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। अगर परफ्यूम के पहले विक्रय मूल्य की बात करें तो क्या होगा, अगर एसपी की बात करें विक्रय मूल्य की, तो बताइए एसपी क्या होगा हमारा, अगर 380 रुपया में बेच रहा है, ठीक है ना, जिसमें उसको 140 रुपया के हानि हो रहा है, ठीक है ना। 140 के हानि पर बेचना है उसको 380 का सामान, ठीक है ना। 140 के हानि पर बेच रहा है 380 रुपया के सामान को। अगर हम 380 में से अगर हम 300, एक सेकंड कलर ले लेते हैं हम थोड़ा बढ़िया। अगर 380 रुपया का सामान है, उसको 140 के नुकसान पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे बताइए। 340 को नुकसान में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे सर, तो 240 रुपए में बेचेंगे। तो एसपी हमारा कितना आ गया सर, एसपी हमारा 240 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, एसपी 240 आ गया। अब जो एसपी 240 आ गया वो किस पे बेचे हैं, तो 20% के छूट पे बेचे हैं। यानी कि 20% के छूट कहने का मतलब तो अपने आप में वैल्यू 80% पे बेच रहा है। कोई भी वैल्यू अपने आप पे कितना होता है सर, 100% होता है। अब 100% में 20% के छूट पर बेच रहा है तो कितना बेचेगा, तो 80% में बेचेगा। यानी कि एसपी जो हमारा है, एसपी जो हमारा है
240, ये कितना का मान है सर? 80% का मान है, ठीक है ना? कितना का मान है? 80% का मान है। हमसे पूछ क्या रहा है सर कि एमपी का मान बताइए। अब मार्क प्राइस अपने आप 100% होता है, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है। इसको काटेंगे तो 3 बार में काटेगा, 8 की 24 यानी कि 3 आ गया, और 3 में 100 से गुना आपका जो है 300 जो है एमपी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़िया है, बात समझे? बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल अगर चलते हैं हम, देखिए चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, ठीक। अब बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी, ठीक है ना? चीनी मिलानी होगी वहां, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब 700 ग्राम के बिलियन है, चीनी की मात्रा कितना है सर? 60% है। चलिए 60% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम, तो कितना हो जाएगा सर? 3/5 होता है। 60/100 करेंगे ना, हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीनी की बात हो रहा है तो चीनी यहाँ लिख लेते हैं हम, शुगर। अब बिलियन है तो इसमें क्या होना चाहिए? एक वाटर होगा, शुगर वाटर का बिलियन है हमारे, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखा जाए अगर कि 60% क्या है हमारा? बिलियन में चीनी है। अगर 60% बिलियन में चीनी है तो 40% क्या होगा हमारा? मान लीजिए वाटर होगा, जो बचा वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी काटिएगा तो 20×3 = 60 और 20×2 = 40 होने वाला है ना? 20×3 = 60 और 20×2 = 40 होगा। यानी कहने का मतलब 3:2 आ रहा है। अगर यहाँ देखे सर कि अगर हम 60% के फ्रैक्शन से बात करें तो 3 हमारा क्या है? बिलियन में चीनी है, और टोटल बिलियन 5 का है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? वाटर हो जाएगा। यानी कुल मिला के 3:2 आने वाला है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, यानी कि कितना आ गया सर? 3:2 हमारा आ गया। टोटल मिक्सचर है कितना हो गया? टोटल 5 मिक्सचर हो गया, ठीक है। 3 और 2 5 मिक्सचर हो गया। अब वो रहा है सवाल में कि बिलियन की चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और मात्रा मिलाई जाए। चीनी की मात्रा को 75% करना है, यानी कि 75% चीनी की मात्रा करेंगे तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25×75, 25 से कम 25, यानी कि 3:1 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? किसका मात्रा मिलाने का? चीनी की मात्रा, है ना? 75% चीनी की मात्रा करने के लिए, यानी कि 75% अगर हम देखिए 75% चीनी करते हैं तो 25% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब काटेगा 3:1 न रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या है सवाल में? सवाल में कुछ नहीं रह गया है, बस ध्यान देना है। बोल रहा था कि चीनी मिलाना है, तो चीनी मिलाना है तो वाटर क्यों चेंज हो रहा है भाई? बस चीनी ही मिलाना है तो वाटर क्यों चेंज हो रहा है? बस यही हमको सवाल को समझना है। तो वाटर चेंज नहीं होने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वाटर चेंज नहीं होने के लिए वाटर को बराबर करेंगे। अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो वाटर हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से तो यहाँ 2 से, है ना? तो यहाँ अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना? 2। अब ठीक है, वाटर हमारा बराबर है। अब मिला किसको रहे थे सर? हम शुगर को मिला रहे थे, तो शुगर डिफरेंस होना चाहिए। अब शुगर कितना मिल रहा है यहाँ पे? तो 3 मिला रहे हैं। शुगर को कितना मिला? 3 मिला रहे हैं। अब शुगर को 3 मिला रहे हैं कब? जब हमारा मिश्रण कितना था? टोटल 5 लीटर था, 5 लीटर था। लेकिन मिश्रण टोटल 5 लीटर नहीं है हमारा। कितना है सर? तो 700 ग्राम मिश्रण है। यानी कि 700 ग्राम में कितना होगा निकाल देंगे, ठीक है। 5 ग्राम मिलियन में 3 आपका शुगर है, तो 700 में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 700 से गुना कर देंगे। अब काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा सर? तो 140 बार में, और 140 में 3 से गुना 420 ग्राम जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, मिक्सचर एलिगेशन का बहुत शानदार सवाल। चलिए अगला सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 114 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? ठीक है, दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है। सबसे मस्त इसको करने का क्या तरीका है कि दो संख्याओं का योग पूछ रहा है। मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है हमारा? ए है, दूसरी बी है। तो दोनों संख्या का योग कितना हो गया? 25 है। और दोनों संख्या का गुणनफल कर रहा है, यानी कि ए मान लीजिए कि बी है, दोनों का गुणनफल कितना होगा हमारा भाई? 114 है। पूछ क्या रहा है सर कि ए माइनस बी का हमसे मान बताइए। चलिए अब अगर हम बात करें कि ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के अगर होल स्क्वायर में बात करें चलते हैं तो क्या आएगा हमारा? बताइए सर। आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया हमारा? 2ab आ गया, ठीक है ना? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है तो ए प्लस बी हमारा कितना है सर? 25 है। तो 25 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 होगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। प्लस अब 2ab, यानी कि 2ab कितना है हमारा? है ए बी हमारा
14 है, 114 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ करें अगर तो 625 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 114 में दूसरा गुना करें कितना हो जाएगा 228। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछिए आपसे तो कितना हो जाएगा, तो 625 माइनस 228, 15 में से 8 गया कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ पे आपका 1, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 397 आ गया आपका। कितना आ गया, 397 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 397, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 397। अब ए माइनस बी का मान पूछ रहा है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे करते हैं अगर हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर निकालने तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका माइनस 2ab। चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है सर, 397 माइनस 2ab कितना है हमारा, ए बी सर 114 है। चलिए अब 397 माइनस 228 घटाएंगे तो 17 में से आपका, यानी कि 17 में से आपका कितना जाएगा, यहाँ पे 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच गया। 9 यहाँ पे बचा कितना आपका 7, 7 में से 2 गया 5 बचा और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 बचा, 159 बटा। अब यहाँ के बचा ए माइनस बी, है ना, कितना बच जाएगा ए माइनस बी, 3 2 5, 15 में से आपका 8 गया 7 बचा, 11, 11 में से आपका 9 बच गया यहाँ पे और बचा 5, 5 में से 2 गया 3 गया, ठीक है। अब ए माइनस बी कितना आ गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 159 आ गया। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा हमारा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 159, ठीक है ना। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 25 था ना, एक फल 25 है, 144 है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड हिंदी में टाइप मिस हो गया है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे देखिए 144 है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश वाला सही है, करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 144 होना चाहिए, ठीक है ना, 144 होना चाहिए। देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं सवाल को, एक सेकंड रुकिएगा। एक 144 है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे टाइप मिस हो गया है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 144 है, इसको 144 कर लीजिएगा आप, 144, ठीक है ना, यहाँ भी 144 कर लीजिए, 144। चलिए अब गुणनफल 141 है तो यहाँ भी आपको सुधारना पड़ेगा, 144, 144। अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 288। देखिए अब 625 है, अब यहाँ पे 288 आएगा, गुना करेंगे तो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा, 288 घटा लीजिए इसमें से। अगर 625 में से 288 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 1, 11 में सबका गया 3 बच गया और यहाँ 5 में से गया 3 बच गया, 337 आएगा आपका, ठीक है ना। कितना आएगा, 337 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 337। तो यहाँ कितना रख देंगे, 337 रखेंगे, ठीक है ना। देखिए 337, क्योंकि कितना मान हमारा कितना है, 337 आया। अब माइनस 2 गुने 144। अब 337 में से अगर हम इसको घटाते हैं 288 को तो कितना आ जाएगा आपका, 9 4 13, 49 आ जाएगा। 49 किसका मान आया सर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आया। अगर ए माइनस बी का मान पूछे तो स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट डालेगा, यानी कि 49 आएगा। तो 49 कितना आता है आपका, किसका रूट अंडर है, तो 7 का है, ठीक है ना। तो 7 जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, इंग्लिश में जो किए होंगे उनका आंसर आ गया होगा, जो हिंदी में किए होंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो 144 होगा, टाइप मिस हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया तरीका से समझ गए आप लोग, कितना आया, 7 आ गया। चलिए अगला सवाल है, 1000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी कि CI माइनस SI का मान पूछ रहा है आपसे। मूलधन कितना हमारा, 1000 है। चलिए प्रिंसिपल हमारा है कितना, 1000, 1000 है। 1 वर्ष के लिए 20% रेट है। अब रेट जो है हमारा कितना है सर, 20% है, पर एनम है।
पर एनम है, यानी कि वार्षिक है। लेकिन बोल रहा है क्या कि एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक 20% अर्धवार्षिक है। तो अगर हम बात करें कि पर एनम अगर 20% है, अर्धवार्षिक कितना होगा सर? तो अर्धवार्षिक हो जाएगा 10% 2 बार। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा? तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा बताइए? इसके अकॉर्डिंग टाइम हमारा कितना हो गया? 2 बार हो गया टाइम। टाइम 2 बार हो गया ना, बताइए। अब साल में वो 20% लेता था, लेकिन बोल रहा है कि सर हमको 6 महीना पे ब्याज चाहिए। तो 6 महीना ब्याज चाहिए तो उसको 20% मिलेगा, उसका आधे नहीं मिलेगा, 10% मिलेगा। साल में देता था 20%, तो 6 महीना पर 10%। तो पहले टाइम 1 साल था, अब टाइम कितना हो गया? 2 किस्त में कर रहे हैं कि 2 को टाइम हो गया हमारा, तो टाइम 2 हो गया। अब 10% का फ्रैक्शन पहले पूछा आपसे, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/10। यहाँ भी 1/10। अब देखिए यहाँ 2 बार के बात कर रहा है, तो 10 गुने 10 करेंगे कितना आ गया? 100 आ गया। तो यहाँ पे मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा अगर 100 है तो यहाँ पे पहला साल ब्याज लगेगा, फिर दूसरा साल ब्याज, और तीसरा साल ब्याज पे ब्याज, यानी कि यही हमारा जो आएगा CI माइनस SI आ जाएगा। अब पहला साल अगर ब्याज लगाएंगे हम, तो कितना लगाएंगे? तो 1/10 करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका 1/10 दूसरा का साल अगर साधारण ब्याज लगेगा तो 10 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि पहलका साल भी जो 10 रुपया उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/10 अगर निकालिएगा तो कितना आएगा सर? 1 आएगा। अब देखिए जो ऊपर वाला आ रहा है हमारा 10-10, ये हमारा SI आ गया। अब जब पूरा टोटल जो हमारा है, टोटल 10-10 1 यानी कि 21 हमारा क्या आ गया? CI आ गया। और जब ये बचता है वैल्यू नीचे वाला, और CI माइनस SI होता है। तो CI माइनस SI जो हमारा है कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि CI माइनस SI बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 कब आ रहा है? जब हमारा मूलधन 100 रुपया था, लेकिन मूलधन हमारा कितना दिया हुआ सवाल में सर? 1000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारा मूलधन? 1000। इससे कितना गुना? तो हमारा जो है 10 गुना वैल्यू दिया हुआ है 1000। तो ये भी हमारा जो मूलधन CI माइनस SI जो हमारा 1 है, ये भी अपने आप 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर कि CI कितना हो गया हमारा? 21 हो गया, और SI कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। अब CI माइनस SI निकाला तो कितना गया? 1 आ गया, है ना। चलिए अगला सवाल। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए? 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमसे पूछ रहा है। कितने वस्तुओं की बात कर रहा है सर? तो 70 वस्तुओं की बात कर रहा है। चलिए अब 70 वस्तुओं की बात कर रहा है क्रय मूल्य के बारे में, तो 70 गुणे क्रय मूल्य मीन CP बराबर है किसके? 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, नहीं 40 गुने SP के बराबर है। चलिए अब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब CP के मान हमारा कितना आ जाता है? इधर वाला आ जाता है 4 जो है, यहाँ 4 CP के मान आ जाएगा, और 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा SP के मान। वो कैसे होता है? अल्टरनेट चेंजिंग होता है, बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर CP की जगह से क्या रखें और यहाँ SP की जगह क्या रखें, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो सच्चों को 28 दे देगा, और यहाँ 7 रखते हैं तो 28 दे देगा। यानी कि वैल्यू पलट जाता है, SP का मान ये वाला आ जाएगा, और जो हमारा है CP का मान जो हमारा है कौन वाला? 4 आ जाएगा। ठीक है, पलट जाता है वैल्यू। तो 4 रुपया क्या हमारा CP आ गया, SP 7 रुपया आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है सर कि लाभ प्रतिशत का मान हमें बताइए। अब 4 रुपया के सामान को 7 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट सर? 3 रुपया का प्रॉफिट। 3 रुपया का प्रॉफिट कितना पे CP पे, यानी कि 4 है CP हमारा, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब 1/4 होता है 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। यानी कि 75% लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? बताइए, मजा आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब पढ़िए सवाल। यदि 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपया है, तो पूछ रहा है कि 25 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया, छोटा सवाल है, सुंदर सवाल है। चलिए अब यदि 15 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 600 रुपया है ना। तो 25 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा? अगर भाई क्लास करने में मजा आ रहा होगा, लग रहा हो कि हाँ MTS लाइक सवाल है, तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब 15 केजी चीनी का मूल्य कितना है सर? 15 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 600 रुपया है। 600 रुपया है। हमसे पूछ रहा है कि 25 केजी का दाम कितना होगा, यानी कि 25 का मान हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, काट लीजिए। 25 केजी यहाँ है, 25 केजी कर लीजिए। केजी से केजी तो ऐसे भी कटना ही है। अब 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 40 बार में,
और 25 में 100 से गुना करेंगे तो 25 का 100, अब एक जीरो और, यानी कि 1000 रुपया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा सीधा एक लाइन में। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़िए। यदि वस्तु के लागत मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 25% की कटौती कर रहे हैं तो वापस उस मूल्य में आने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। अब जैसे परसेंटेज लिखा ना भाई, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लगाइए। अब 1/4 है, ठीक है। ये मान लिया कि पहले का था ओल्ड वैल्यू था, ये मान लिया कि हमारा न्यू था, ठीक है। अब पहले जो हमारा था उसे 25% की कटौती की गई है, यानी कि 4 से कितना करा गया है, अब नया 3 कर दिया गया है, ठीक है। पहले कितना था, 4, देखिए 4 था, 4 था तो एक की कटौती करके 3 कर दिया गया है। वही पूछ रहा है कि नए मूल्य को उसके पूर्व माल मूल्य में लाने के लिए कितना का वृद्धि करना चाहिए। देखिए अब 3 जो हमारा नए है उस पूर्व में यानी कि पुराने मूल्य पर जाने के लिए कितने की वृद्धि करना चाहिए सर, तो 1 रुपया की वृद्धि करना चाहिए। अब 1 रुपया की वृद्धि कितना पे, तो 3 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना। चलिए अब यहीं पे समझने वाली बात है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 रुपया की वृद्धि जैसे ही आता है ना वो 4 पे कर देते हैं। समझना क्या बात है कि पूछ रहा है किसके कंपेयर में, पूछ रहा है हमारा कि उसके उसके पूर्व मूल्य से वापस लाने के लिए नए मूल्य जो है उसको पूर्व मूल्य में लाना है। तो नए मूल्य में कितना इंक्रीज करना होगा, तो नए मूल्य से पुराने मूल्य में जाने के लिए 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस में इंक्रीज कर रहे हैं, तो नए वाला में कर रहे हैं, यानी कि 3 पे कर रहे हैं। तो 1 का इंक्रीज 3 पे, अब 1/3 पूरी दुनिया को पता है कि 33 से 1/3% होता है। ऑप्शन नंबर 33.33 जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे जिनको समझ में दिक्कत हो रहा है, एक और तरीका अपना सकते हैं आप। 25% की कटौती कर रहा है, 1/4 का कटौती में माइनस कर रहा है। अब वृद्धि करना है तो माइनस का प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू 1 रह जाएगा और 4 में से 1 घटा दीजिए क्योंकि माइनस है तो 3 कर दीजिए, यानी कि 1/3 की हमें क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। अब 1/3 होता कितना है भाई, 33 से 1/3%। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। चलिए बहुत सारे सवाल है, क्या करने का तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यदि 2945 डिवाइड जो है 19 है माइनस 11 गुने 5 बराबर 29 प्लस ए है, तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। चलिए अब सबसे पहले तो बोर्ड मैथ्स पढ़े होंगे आपको, सबसे पहले क्या यूज करना है हमें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिवाइड का यूज करना है, ठीक है ना। फिर मल्टीपल का, फिर सब्सट्रैक्ट का, फिर एडिशन का। चलिए अब यहाँ पे देखिए 29 29 45 डिवाइडेड कितना है आपका 19 माइनस 11 गुने 5 बराबर 29 प्लस ए, है ना। अब सबसे पहले डिवाइड करना, तो डिवाइड कीजिए, इसको इसको कीजिएगा तो 19 से कम 19 और कितना बचेगा आपका सर 105, 19 पचे 95, 19 पचे 95 यानी 155 में कटेगा, माइनस 11 पचे 55 बराबर 29 प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर घटाते हैं हम 155 से 55 घटाइए कितना जाएगा 100 आएगा, और 129 जो प्लस में आएगा माइनस में जाएगा बराबर ए बराबर कितना आ गया 71 बराबर ए, यानी कि ए बराबर 71। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़िया से। चलिए ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा, अगर पाई का मान हमें 22/7 लेना है। फिर क्या बोल रहा है कि राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक याद करना है। चलिए सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना हमारा है, हाइट कितना है, तो हाइट हमारा है कितना 8 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल हमारा कितना है सर, एल हमारा है आपका स्लेंट हाइट बोला जाता है जिसको, ठीक है ना। स्लेंट हाइट में तिर्यक ऊंचाई होता है, उसको एल से डिनोट कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका शंकु का रेडियस निकालना चाहे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पता होगा आप लोग को, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एल कितना है 10 है, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस एच कितना है 8 है, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 36 आएगा, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर में क्या रेडियस आ गया। अब 6 सेंटीमीटर रेडियस आ गया तो आप शंकु के आयतन निकाल सकते हैं आराम से। अब शंकु का आयतन क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
अब 1/3 है तो 1/3 लेके चलिए, 1/3 गुने 22/7 रखना है। आर कितना है हमारा 6 है, तो 6 गुने 6, ठीक है, गुने एच कितना हमारा है सर, तो एच हमारा है हाइट कितना है 8 है, तो 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब गुना कीजिए 3 दूना के 6, अब यहाँ 22 दूना के 44, अब 8 6 48, 44 गुने 48/7 इतना आएगा वैल्यू। चलिए अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब गुना देखिए करना है हमको, चलिए अब हमें गुना करना है तो गुना भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 44 में 88 से गुना करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका गुना करने का 8 में सीधा क्या कीजिए, आप 8 में गुना कीजिए 4 से, तो 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया, कैरी कितना बचा आपका 3 बच गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 32 से 16 कितना होगा 48 होगा, 48 और 3 कितना होता है 51 होता है, 51 की एक, आपका कैरी कितना बच गया 5 बच गया, एक खत्म हो गया। अब 4 चौका 16 और 5 21, यानी कि 21/12/7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 70 21 0 0, अब कितना बचेगा 7 का 7.50 है, यानी कि 7 7 49, यानी कि 307 301.71 आएगा, 301.71 देख लीजिए आप, जो ऑप्शन नंबर जो है सी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सेंटीमीटर क्यूब में सभी को पता है कि वॉल्यूम आता है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया सवाल था। हाइट और स्लेंट हाइट दिया हुआ था, तो आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस निकाल कर सबको कैसे फॉर्मूला निकाल दीजिए, फुट वैल्यू गेट रिजल्ट। चलिए अगला सवाल, राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त दे देता है, यानी कहने का मतलब 60 मीटर का लीड दे रहा है उसको, उससे आगे निकल जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, राकेश जो है राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो राकेश बटा मुकेश कितना हो जाएगा सर 4/3। अगर राकेश 4 दौड़ता है तो मुकेश कितना दौड़ता है 3 दौड़ता है, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा, राकेश का जो 4 आ गया 4 आ गया, मुकेश का 3 आ गया, अगर एक्स एक्स मान लेते तो 4x और 3x हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें कि दोनों का चाल का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का चाल का डिफरेंस है x यूनिट है, लेकिन एक यूनिट 1x यूनिट है, ठीक है ना, 1x यूनिट है। लेकिन सवाल में दिया हुआ कि कितना का टारगेट दे रहा है 60 मीटर अधिक टारगेट दे रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर मिल रहा है हमें 1 मीटर ज्यादा, यानी कि 1x ज्यादा चल रहा है, लेकिन यहाँ सवाल में 60 मीटर ज्यादा चल रहा है, 60 मीटर ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, ठीक है ना, तो जितना समय में यहाँ से क्या है कि मुकेश यहाँ तक दूरी आता है 3 आता है, 3 3, यहाँ मान लीजिए बीचे बीचे 4 है, कोई वैल्यू मान लिए, उतना दूरी में ये हमारा देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितना हमारा 3 आ रहा है मुकेश, तो यहाँ से जो हमारा जो राकेश है वो 4 चल दे रहा है, कितना चल दे रहा है 4 चल दे रहा है, यानी कि इससे एक ज्यादा चल दे रहा है, तो कितना ज्यादा चल रहा है एक ज्यादा चल रहा है। और लीड कितना का दे रहा है सर, एक ज्यादा चला के लीड दे रहा है 60 मीटर का, यानी कहीं ना कहीं एक यूनिट जो है हमारा 60 यूनिट के बराबर है, एक यूनिट जो 60 यूनिट के बराबर है। तो जो पहला जो व्यक्ति था जो ज्यादा चाल चला है, उतना तो हमें मिलने के लिए चलना होगा, क्योंकि वो चल दिया है कितना 4x गुना तेज चल रहा है, 4/3 गुना तेज चल रहा है, यानी कि 4 के रफ्तार से वो चल रहा है। तो हमें मिलना होगा, तो उसकी जो दूरी तय किया हो उतना दूरी हमें भी तय करना होगा, पीछे वाले व्यक्ति को भी तय करना होगा, यानी कि 4 दूरी हमें चलना होगा। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है 60 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो 60 गुने 4, यानी कि 240 मीटर चलना होगा, मीटर में था 240 मीटर चलना होगा, दोनों के जगह मिलने के लिए कितना चलना होगा 240 मीटर चलना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अब यहाँ पे देखिए, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे, कीजिए। देखिए सवाल को समझिए पहले, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी इसे 80 दिन में कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी जब 2 दिन कार्य करता है, बी अकेले 2 दिन कार्य करता है, पहले बी अकेले 2 दिन कार्य करके चला जाता है, तो सी जो आता है
ए जो आता है वो तीसरे दिन अकेले काज करता है, समझ रहे हैं ना। बी जब 2 दिन काज करके चला जाता है, ठीक है, अकेले, तो ए जो है अगला दिन 1 दिन काम करके जाता है, यानी कि 3 दिन टोटल काम हमारा हो रहा है। चलिए, अब ए किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है और बी जो है हमारा 80 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब हमें जो है सबसे पहले तो पता करना है कि काम कितना है। वर्क नहीं पता है हमें, तो वर्क पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब 240 हमारा आ गया, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे कि 24 दिनों में 240 काम करेगा तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 10 काम पर डे। 80 के रफ्तार से काम कर रहा है, 240 काम को 3 काम पर डे आएगा यहाँ पे, है ना। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 3 काम पर डे आएगा। अब चलिए, बी जो है 2 दिन अकेले काम करता है, तो बी जो है 2 दिन अकेले काम करता है, तो 2 दिन काम करता है तो कितना के रफ्तार से, 3 से रफ्तार से कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया, ठीक। उसके बाद तुरंत जो हमारा है ए आता है मेरे भाई, देखिए ये जो हमारा आता है, वो जो हमारा है 10 के रफ्तार से काम करता है, कितना दिन, 1 दिन काम करता है, 1 दिन 10 के रफ्तार से काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया इसका, तो 10 काम हो गया। यानी कि 10 और 6 कितना हो रहा है हमारा, टोटल जो हमारा है 16 काम हो रहा है, 16 काम हो रहा है। तो 16 काम जो होने में, वर्क जो हमारा आ गया 16 काम होने में कितना दिन लग जा रहा है सर, तो 3 दिन लग रहा है टाइम, 3 दिन काम टाइम लग रहा है। 16 काम होने में कितना दिन टाइम लगा, 3 दिन काम लग रहा है, ठीक ना। यानी कि 16 काम पूरा होने में बी और ए दोनों 3 दिन काम कर रहे हैं 16 काम को करने में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 240 वर्क है, 200 कितना कितना वर्क है, 240 वर्क है, तो कितना दिन यहाँ पे समय लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं कि 16 काम करने में कितना दिन लग रहा है टाइम, 3 दिन लग रहा है। तो 240 काम करने में कितना दिन टाइम लगेगा, हमसे पूछ रहा है सवाल। चलिए, 240 काम करवाए थे इसे, टोटल में कितना है 240, और रफ्तार कितना है 16/3 के 3 हमारा ऊपर चल जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 16 16 85 05, 16 का 16 5 कितना हो जाएगा आपका, काटिए इसको एक बार में, 16 से 16 कटेगा कितना बार, एक बार में। और यहाँ पे देखा जाए तो कितना बचेगा, 8 80, और 16 पचे 80, यानी कि 15 बार में कटेगा। अब 15 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 45 दिन आएगा। यानी कि टोटल हमारा 45 दिन तक काम चलेगा। ये समझने वाली बात था, ये पीरियड्स था, 3 दिन का पीरियड्स था जिसमें आपका 16 दिन काम चल रहा था, ठीक है ना। 3 दिन में 16 काम, तो पूछ रहा था कि 240 काम कितने दिन है, बस काम खत्म। अगला, अब देखिए यहाँ पे, कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए, हमको नहीं पता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि 6 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हमें क्या लेके चलना है सर, विक्रय मूल्य लेके चलना है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो वस्तु यहाँ खरीदे चाहे बेचे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों को हम सेलिंग प्राइस ही मानेंगे। अगर मान लिया कि एक वस्तु का, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो क्या हो रहा है सर कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। यानी कि जो लॉस हो रहा है ना, लॉस, वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य कितना, 6 रुपया कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 6 रुपया, यानी कि लॉस हमारा कितना का हो रहा है सर, तो लॉस हमारा 6 रुपया का हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोले हम अभी आपको कि जैसे ही देखिए यहाँ पे कि बेच रहा है खरीद रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, और नहीं ये वैल्यू से भी मतलब है। हमको सिर्फ देखना क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो जो हमारा 80 है, 80 है, उसके भी एसपी मान लेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो 80 गुने क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर ना। तो ये देखिए, अब एक वस्तु का कितना है, 1 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस, तो 80 वस्तु का कितना हो जाएगा, 80 रुपया सेलिंग प्राइस। अब किसी वस्तु को 80 रुपया में बेच रहा है, तो लॉस हमें 6 रुपया का हो रहा है। किसी वस्तु को 80 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है, 6 रुपया का लॉस हो रहा है, 6 रुपया का लॉस हो रहा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताइए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 80 रुपया में बेच रहा है तो 6 रुपया का नुकसान हो रहा है, यानी कहने का मतलब कुल हमारा 86 रुपया का समान होगा, होगा ना, बताइए 86 रुपया का समान होगा। यानी कि सीपी हमारा कितना गया, 86 रुपया आ गया एक वस्तु का, ठीक है। यानी कि 1 रुपया में 86 वस्तु, तब पूछ रहा है कि बताइए कि 11,180 रुपया जो है, 11,080 रुपया में वस्तु खरीद रहा है, तो 86 के हिसाब से कितना हमें पड़ेगा विक्रय मूल्य, यानी कि 11,180 रुपया जो है हमारा टोटल है कितना का,
80 वस्तुएं का, यानी कि एक वस्तु का कितना है 86, तो 80 वस्तुएं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक से आप गुणा कर दीजिए। क्लियर है। अब इसको काटिएगा तो कितना बार कटेगा आपको, 36 18 13 बार में कटेगा आपको, 13 बार में कटेगा और 13 पे एक जीरो, अब एक पे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, यानी कि 130 रुपया जो है एक आर्टिकल का दाम हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। 86 रुपया जो हमारा आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है किसका, एक वस्तु का। ठीक है, एक वस्तु का 86 रुपया आ रहा है, तो 11,180 रुपये में वस्तु खरीदा तो कितना वस्तु खरीदेगा वो पूछ रहा है। तो जितना वस्तु आ जाएगा उतना हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि 180 रुपये, अगर मान लीजिए 130 रुपया वस्तु आया तो 130 रुपये क्या आएगा हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया है, तो 130 वस्तु का 130 रुपया आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला, संख्या 23.4567 के, यानी कि 23.4567 से 8 के 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थानों में भरी जाने वाली छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। अब संख्या लिखिए, यहाँ पे संख्या का लिखते हैं 2 3, यहाँ डॉट है 4 5 6 7, अब एक आपका 8 है। ठीक है, अब 22 से विभाज्य होने का बोल रहा है, तो 22 दो भाग में डिवाइड करते हैं तो 2 गुने कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि जो संख्या 2 और 11 से डिवाइड होगा वो संख्या 22 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा तो ये तो कंफर्म दिख रहा है कि लास्ट अंक अगर 2 से डिवाइड है तो पूरा अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 से तुम्हारा चेक हो गया, बच गया 11 से चेक करने के लिए। तो 11 से डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है हमारे भाई, कि अल्टरनेट पेयर को जोड़िए और उसके बाद घटा दीजिए, अल्टरनेट पेयर को जोड़िए और घटा दीजिए, वही आपका जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो जब अल्टरनेट पेयर को जोड़ के जब घटाइएगा तो चाहे तो आपको 11 आना चाहिए या 0 आ जाए। ठीक है ना, अगर घटा के चाहे तो 0 आए चाहे तो हमारा 11 आए, तो वो संख्या हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब अल्टरनेट पेयर को जोड़ते हैं, यहाँ नहीं कुछ पाता, मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ 2 अल्टरनेट जोड़िए, एक एक छोड़ के जोड़िए। ठीक है, अब 3 में 4 जोड़ते हैं, 4 में 6 जोड़ते हैं, 6 में 8 जोड़ते हैं। अब जोड़िए पहले, टोटल पहले अगर जोड़ते हैं हम तो 4 3 7, 7 6 13 और 8 कितना हो गया हमारा 21 आ गया, 21 आ गया, माइनस हमें क्या करना है कि 2 प्लस एक्स, यानी कि 5 2 7 7 14, कितना हमारा आ गया 14 प्लस एक्स आ गया। अब हमें कितना लाना है सर, चाहे तो 0 लाना है या हमें 11 लाना है। अब 0 लाने के लिए बताइए, 0 लाने के लिए कोई भी संख्या रखेंगे तो 0 आ जाएगा, देख लेते हैं पहले रख के। अब 21 है यहाँ, अब 14 में क्या जोड़े कि 21 आएगा कि 21 से 21 घट के 0 आ जाएगा, तो सर 14 में एक ही ऑप्शन 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, यानी कि 21 माइनस 21 जो आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा, और जैसे ही संख्या 0 आएगा वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर घटा के 11 आने लग रहा था तो 11 कर लेते हैं, यहाँ 11 घटा के लाने के लिए हमें 10 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ 14 है तो माइनस का वैल्यू तो रखना नहीं है हमें, यानी कि आपका 7 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल। अच्छा, एक बाइक 50,000 रुपया में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य जो है 36,450 रुपया हो जाएगा। अच्छा, कोई बाइक था जिसको 50,000 में खरीदा कोई व्यक्ति, अब इसका मूल्य जो है हर एक साल रेट जो है 10% से गिर रहा है, तो कब जाके इसका मूल्य कितने वर्षों में 36,450 रुपया हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए 10% के रेट से गिर रहा है, यानी कि 9/10 के रेट से गिर रहा है। ठीक है, अब कितने वर्ष में पूछ रहा है हमको नहीं पता है, मान लिया कि 1 वर्ष में हो जाएगा कितना, तो 50,000, 50,000 की राशि कितने में हो जाएगा सर घट के, तो 36,450 में हो जाएगा। काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, और यहाँ पे अगर 5 से काटते हैं तो कितना बार में 1000 बार में, और यहाँ काटते हैं 5 से तो कितना बार 7 5 35, यानी कि 729 बार में। अब यहाँ पे अगर आगे सोल्यूशन करते हैं हम तो क्या प्राप्त होने वाला है हमें, तो 9/10 के पावर कितना है हमारा 100 हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो 9/10 के पावर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा बेस बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा पावर भी बराबर हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब मान लिए क्या हमारा कि एक्स जो है क्या है हमारा साल था, कितने वर्षों में हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 3 साल में हो जाएगा, यानी कि 3 वर्षों में जो हमारा है इसका रेट गिर के 36,450 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए आगे चले अगला। अब देखिए यहाँ पे एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 8 कोने के होकर गुजर रहा है, यानी कि गोला जो है हमारा सभी कोनों को टच कर रहा है। ठीक है, 8 कोनों से गुजर रहा है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, मान लीजिए कि हम एक फिगर से नॉर्मल बना लेते हैं। अब इसके 8 कोना हमारा होना चाहिए। चलिए अभी मान लीजिए 4 का फेस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 8 कोना से गुजरना चाहिए गोला को। ठीक है ना, 8 कोना से गुजरना चाहिए।
अब जैसे 8 कोना से गुजरेगा तो अगर देखें तो घन का जो हमारा व्यास होगा, घन का जो व्यास होगा वो हमारा गोला क्या हो जाएगा, घन घन का जो विकर्ण होगा वो गोला क्या है हमारा हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगा। घन का विकर्ण जो हमारा होगा वो गोला का व्यास हो जाएगा। नॉर्मल समझिए, छोटा फिगर ऐसी है, ठीक है ना। नीचे घन था, उसके गोले गोले हर एक कोना का टच कर रहा है एक गोला। अब वही बोला कि जो घन का जो हम विकर्ण अगर देखते हैं, विकर्ण वो हमारा क्या हो जाएगा, अ, गोला का व्यास हो जाएगा। अब गोला का व्यास निकल जाएगा तो गोला का त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए सवाल को। सवाल क्या है मेरे दोस्त, कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, यानी कि 14 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन है, तो घन का हमारा भुजा दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। अब इसका विकर्ण निकाले तो क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण क्या होता है इसका, रूट अंडर 3 गुने भुजा, है ना। 3 गुने भुजा हो जाएगा यहाँ पे। तो विकर्ण हमारा रूट 3 गुने भुजा आया, तो क्या करेंगे हम, अब विकर्ण के जैसे विकर्ण हमारा क्या आ गया, अब विकर्ण जो हमारा आ गया गोला के व्यास के बराबर आ गया। विकर्ण जो हमारा आ गया गोला का व्यास यानी कि डायमीटर के बराबर हो गया। अब डायमीटर के त्रिज्या में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 14√3/7 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है हमारा व्यास का अधिया होता है। तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया सर, रेडियस हमारा आ गया 7√3। रेडियस कितना आ गया, 7√3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है सर कि और गोले का आयतन बताइए। अब गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 गुने पाई आर क्यू, यानी 4/3 गुने पाई आर क्यू। अब इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे गोला का आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम, 4/3 गुने पाई आर क्यू। अब 4/3 है तो 4/3 लिखिए। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, गुने आर क्यू मतलब 7√3 गुने 7√3 गुने 7√3, 3 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7√3 गुने 7√3। अब √3 जो है दो गो, एक 3 को उड़ाएगा। अब 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22×44 गुने 49√3, 49√3 ये ना आएगा। 22 चौके 22 चौके 88 यहाँ पे, यानी कि 88 गुने 49 √3। अब 88 में 49 से गुना कीजिए, 9×8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि दो दो आएगा, यानी कि कैरे कितना बचेगा, बस 7 बच गया। अब तीसरा तीसरे गुना कीजिए, 9×8 = 72, और 8 चौका 32, 72 और 32 कितना होगा, 72 और 2 74, 74 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 100 कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। सॉरी 74 और कितना बच गया हमारा, देखिए यहाँ पे 8 चौक 9×8 = 72, 8 चौका 32, 72 और 30 102, 102 आ गया आपका, और 2 104 आ गया। यानी कि 104 और 7 कितना हो गया, 111 की एक आपका कितना बच गया हासिल, 11 बच गया। अब 8 चौका 32 और एक 33 और 10 43, यानी कि 43 12 आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। और √3 पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट गुना था, आप मन में भी कर सकते हैं तिरछा तिरछी करके। तो 43 12 √3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, आप 7√3 का क्यूब भी डायरेक्ट कर सकते थे, और लेंथी पड़ जाएगा, काटने भी लगेगा, दिक्कत हो रहा है हमें। चलिए अगला सवाल है, पढ़िए। सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 30 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, ठीक है ना, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 30 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा सर, हमारा 10 है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। तो हमारा आ जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा हमारा 2ab, यानी कि ए बी सभी में 2 आएगा, 2bc आएगा, तो प्लस बी सी प्लस सी ए, बंद कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 10 के स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मान निकालना ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 30 है, 30 बराबर 100। अब यहाँ पे 60 जो है उधर माइनस में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 40 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए आगे चले, अगला सवाल है आपका,
एक दुकानदार की किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट में बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब कि 10% छूट देने में भी 12% का लाभ कमा ले रहा है वो। यानी कि डिस्काउंट कितना है हमारा, डिस्काउंट हमारा 10% है और प्रॉफिट कितना है हमारा, तो प्रॉफिट हमारा 12% है। अब रेशियो देखिए क्या होता है, सीपी एमपी बटा सीपी का क्या होता है, रेशियो होता है सीपी रेशियो एमपी का होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, अब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट का बात कर रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, अब 100 डिस्काउंट कितना 10%, 100 में से 10 है कितना आ गया 90 आ गया, 90% रेशियो। अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा आपका। अगर दो बार में काटेंगे तो 45 दूना का 90, इसको दो बार में काटेंगे तो 56 दूना का 112, यानी कि 45 रेशियो 56 जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 45 रेशियो 56 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा रेशियो क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्लियर। चलिए एक आखिरी सवाल आपका है, संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है हमसे। अब चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है सर, हो जाएगा आपका ए कितना है हमारा, मान लीजिए ए हमारा 5 है पहली संख्या, दूसरी कितना है सर 6 है और सी हमारा कितना है 8 है। तो सीधा क्या होता है आपका चतुर्थानुपाती का जो प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है हमारा, तो सर बी गुने सी बटा ए होता है। अब बी कितना है हमारा 6 है और सी कितना है 8 है बटा 5। अब 8 6 कितना होता है 48 बटा 5। अब किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड करने का सबसे शानदार तरीका है उसका दोगुना करके एक पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 9.6 जो है बिल्कुल उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पूरी की तरह 20/20 हम सवाल पूरा करवा दिया आपको। ठीक है ना, अब 20 का 20 सवाल देख सकते हैं, आपका मजा रहा होगा सवाल करने में। तो एमटीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट आपका आज समाप्त होता है और फिर आपको कल इसी टाइम पे आपको एमटीएस 2 लेकर हम आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भाई। और फिर मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ, तब तक के लिए बन रही हमारे चैनल पर। जय हिंद।